जब भी हम भारत में वीरांगनाओं की बात करते हैं तो उनमें रजिया सुल्तान का नाम भी हमको मिलता है। रजिया सुल्तान जो कि इल्तुतमिश की बेटी थी और भारत में चल रही परंपरा को परिवर्तित कर यह सुल्तान के रूप में नियुक्त होती है। जहां भारत में ज्येष्ठ पुत्र को उत्तराधिकारी बनाया जा रहा था, उसी भारत में रजिया सुल्तान ने परंपरा को बदला और तुर्की व्यवस्था में यह प्रशासक की भूमिका में उभर कर आई। तो आज की वीडियो में हम रजिया सुल्तान के विषय में देखेंगे। हम समझेंगे कि कैसे रजिया सुल्तान राजा बनी, कैसे उन्होंने नियंत्रण स्थापित किया और कुछ विवाद भी हमको मिलते हैं रजिया सुल्तान से संबंधित, जैसे इनके प्रेम संबंध को लेकर, इनके विवाह को लेकर। उन विवादों को भी हम समझने का प्रयास करेंगे। हम ओवरऑल यह देखेंगे कि रजिया सुल्तान का जो कैरेक्टर है इतिहास पर हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आप इसका पूरा लाभ उठा पाएंगे। तो मैं अनुपम तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आइए जानते हैं रजिया सुल्तान के इतिहास को। लेकिन उस इतिहास को जानने से पहले, जैसा हमने पीछे कहा था कि हम वंशों के क्रम को जरूर देखेंगे, तो आज हम फिर से देखते हैं। सबसे पहले गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी वंश, खिलजी के बाद तुगलक, तुगलक के बाद सैयद, सैयद के बाद लोदी, लोदी के बाद मुगल, मुगल के बाद कुछ समय के लिए सूरी और अंत में फिर से मुगल साम्राज्य। अब हम देखते हैं रजिया सुल्तान के इतिहास। 1236 से लेकर 1239 तक और कुछ जगहों पर यह 40 मिलेगा। इस समय काल तक यह शासन व्यवस्था को चलाती है। यह होती है इल्तुतमिश की बेटी और इन्हीं के नाम पर जब इल्तुतमिश ने ग्वालियर का किला जीता था तो चांदी के सिक्के चलवाए थे। चांदी के इन सिक्कों को टांके के नाम से जाना जाता है। इन्हीं के समय जो राजतंत्र है और जो सरदार है जिनका एक ग्रुप बना था, उनके मध्य विवाद हो जाता है और उस विवाद को कहेंगे चहलगामी या चालीसा। इस चालीसा व्यवस्था को स्थापित किया गया था कि वह सुरक्षा व्यवस्था का काम देखेगी, जिसमें वफादार गुलाम या वफादार प्रशासक शामिल थे। वही चालीसा व्यवस्था विद्रोह कर देती है। हम देखते हैं कि जब रजिया को उत्तराधिकारी घोषित किया जाता है तो उस समय जो वजीर होता है दिल्ली सल्तनत का, वजीर का नाम है निजामुल मुल्क जुनैदी। तो जुनैदी विद्रोह करता है कि रजिया सुल्तान को राजा ना बनाया जाए या उसको उत्तराधिकारी ना घोषित किया जाए। इसका कारण क्या है? पुरुष प्रधान समाज था और पुरुष प्रधान समाज में कोई भी यह नहीं चाहता था कि कोई महिला उन पर शासन करे। यह लोग जानते थे कि रजिया सुल्तान में योग्यता भी है और प्रयास कर रहे थे कि इल्तुतमिश के बेटे को ही उत्तराधिकारी बना दिया जाए, जिससे राज्य पर वास्तविक नियंत्रण इन अमीरों का रहे। तो लगातार विद्रोह होंगे, स्पेशली जो प्रशासनिक व्यवस्था के लोग हैं वह रजिया सुल्तान का विद्रोह करेंगे। इन्हीं में हम देखते हैं मलिक अलाउद्दीन जानी, मलिक सैफुद्दीन कूची, कबीर खां अयाय, मलिक इजुद्दीन, इन सब ने विद्रोह कर दिया। लेकिन इन विद्रोहों के बाद भी रजिया सुल्तान ने पर्दा प्रथा का त्याग किया, क्योंकि यह लोग यह भी उम्मीद लगाए थे कि शायद रजिया सुल्तान दरबार में ही ना जाए, जो पर्दा प्रथा की व्यवस्था है उस व्यवस्था का पालन करे। रजिया सुल्तान लेकिन तो कोट को कहेंगे कुबा और कुलाह को कहेंगे टोपी। तो रजिया सुल्तान कोट और टोपी पहनकर दरबार में बैठने लगी और शासन व्यवस्था को सीधे सीधे संभालने लगी। यह किसी पे डिपेंडेंट नहीं थी। भले ही पूरे प्रशासक जो इल्तुतमिश के समय नियुक्त हुए थे वह सब विद्रोह कर रहे थे, वह नहीं चाहते थे कि उन्हें रजिया सुल्तान के अंतर्गत रहकर काम करना पड़े, तो वह सब विद्रोह कर रहे थे। लेकिन रजिया सुल्तान नेतृत्वकर्ता की भूमिका में आती है और प्रशासनिक व्यवस्था को संभाल लेती है। एक व्यक्ति होता है इतगीन। इस व्यक्ति को रजिया सुल्तान ने बदायूं का तादार और फिर अमीर हाफिज के रूप में नियुक्त किया और इसके अलावा इन्होंने अल्तुनिया को खबर हिंद या वर्तमान का जो भटिंडा है वहां का अक्तादार घोषित किया। अक्तादार या इक्तादार दोनों शब्द एक हैं, यह आप ध्यान रखिएगा। तो कुछ लोगों को रजिया सुल्तान ने अपनी तरफ किया, जिसमें इतगीन और अल्तुनिया हमको मिलता है। जो दरबारी राजनीति थी उस राजनीति को रजिया सुल्तान ठीक से समझ रही थी। इनको यह भी पता था कि इन्हें भी कुछ लोगों को अपनी तरफ करना होगा। इन्हीं में हमको नाम मिल रहा है इतगीन का और अल्तुनिया का। हमने देखा था कि इल्तुतमिश के समय के बाद बहुत सारे विद्रोह हो रहे थे। इन्हीं विद्रोहों में एक विद्रोह था रणथंभौर का। रजिया सुल्तान ने रणथंभौर पर आक्रमण किया और वहां पर शांति व्यवस्था की स्थापना की। धीरे धीरे रजिया सुल्तान ने जो अमीर हैं उन अमीरों में जो वफादार अमीर हैं रजिया सुल्तान के प्रति, उन अमीरों का समर्थन अपनी तरफ करना प्रारंभ कर दिया। लेकिन जब यह एक गैर तुर्क को एक ऊंचा पद दे देती है तो इनका विरोध प्रारंभ हो जाता है। इसमें एक विवाद मिलता है कि एक व्यक्ति होता है जलालुद्दीन याकूत और जलालुद्दीन याकूत को रजिया सुल्तान अमीर आखूर यानी अश्वशाला का प्रधान घोषित कर देती है। तो इससे यह आरोप लगाया जाता है रजिया सुल्तान पर कि इनका कुछ व्यक्तिगत संबंध था याकूत से। इसी कारण हम देखते हैं
कि लाहौर में और सिरहिंद में विद्रोह हो जाता है और जो सरहिंद का सूबेदार है अल्तुनिया, जिसे रजिया सुल्तान ने सूबेदार बनाया था, वह अल्तुनिया भी विद्रोह कर बैठता है। और इन्हीं विद्रोहों के बाद हम देखते हैं कि जो अमीर होते हैं, यानी जो प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े हुए लोग होते हैं, वह रजिया के भाई बहराम शाह को गद्दी पर बैठा देते हैं। अब जो आपका यह सरहिंद में विद्रोह हुआ था, उस विद्रोह को दबाने के लिए सबसे पहले रजिया सुल्तान जाती है, लेकिन रास्ते में ही जो याकूत था, याकूत यानी जो अश्वशाला का प्रधान था, इसकी मृत्यु हो जाती है। रजिया सुल्तान फिर भी युद्ध करती हैं, लेकिन युद्ध को अल्तुनिया जीत लेता है। यहाँ पर रजिया सुल्तान एक काम करती हैं कि अल्तुनिया से ही विवाह कर लेती हैं और विवाह के बाद अब दोनों मिल जाते हैं। अब इनका क्या लक्ष्य है, जिस बहराम शाह को दिल्ली पर राजा बनाया गया है उस पर आक्रमण करें, यानी अपने भाई पर आक्रमण करें और दिल्ली की प्रशासनिक व्यवस्था को अपने नियंत्रण में ले आएं। इसी कारण हम देखते हैं यह हमला करती हैं दिल्ली पर, लेकिन जो बहराम शाह है वह उन्हें पराजित कर देता है। पराजित करने के बाद रजिया को तबर हिंद में बंदी बना लिया जाता है। यहाँ पर रजिया सुल्तान जिस सरदार ने इनको बंदी बनाया था उसका नाम है अल बुनिया, तो अल बुनिया से ही यह विवाह कर लेती हैं। फिर से यह कोशिश करती हैं कि दिल्ली को जीत लें, लेकिन इस बार भी युद्ध में रजिया हार जाती हैं और डाकू इनकी हत्या कर देते हैं। तो 13 अक्टूबर 1240 में कैथल में, जो कि हरियाणा का क्षेत्र है, रजिया सुल्तान की हत्या हो जाती है। अब यहाँ 2-3 चीजें आपको मिली, एक जलालुद्दीन याकूत, दूसरा अल्तुनिया, तीसरा अल बुनिया। इन तीनों नामों को रजिया सुल्तान से जोड़ा जाता है। 2 से इन्होंने विवाह किया है और तीसरे को इनका करीबी बताया जाता है। इन विवादों को भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो रजिया सुल्तान है और जो याकूत है, इनके मध्य किस तरह का संबंध है। हम देखते हैं कि रजिया सुल्तान याकूत का समर्थन करती है, लेकिन यह समर्थन करने का अलग कारण था। कारण क्या था, जो अमीर थे वह विद्रोही हो गए थे और विद्रोही होने के साथ साथ वह रजिया सुल्तान को हटाना चाहते थे। इसीलिए रजिया सुल्तान ऐसे लोगों को देख रही थी जो उसके पक्ष में हो, यानी जो उसके लिए वफादार हो। इन्हीं में से एक होता है याकूत। याकूत एक अफ्रीकी गुलाम होता है और रजिया सुल्तान को इस पर भरोसा होता है, इसीलिए रजिया सुल्तान इसका समर्थन करती हैं। लेकिन क्योंकि यह गैर तुर्क होता है, इसलिए इसका विद्रोह ज्यादा होता है। यदि शायद यह तुर्क होता तो इसका विद्रोह इतना ना होता। तो रजिया सुल्तान इसकी वफादारी के कारण इस पर विश्वास करती हैं। इसी कारण हम देखते हैं कि याकूत को रजिया सुल्तान एक उच्च पद प्रदान करती है, जिससे जब भी आवश्यकता हो रजिया सुल्तान को, तो यह याकूत उनकी मदद करे। लेकिन इसके साथ हम यह भी देखते हैं कि जो आपका यह याकूत था, इसमें राजनीतिक क्षमता भी थी और इसमें प्रशासनिक कौशल भी था। यह भी कारण था कि रजिया सुल्तान उसको समर्थन देती हैं। तो कुल मिलाकर हम देखते हैं कि याकूत के साथ जो संबंध स्थापित हुआ था वह कहीं न कहीं उस समय की सामाजिक व्यवस्था की देन थी, क्योंकि पुरुष प्रधान समाज में रजिया सुल्तान को कोई समर्थन नहीं दे रहा। इसीलिए रजिया सुल्तान यह कोशिश कर रही थी कि अपने समर्थकों का एक ग्रुप बनाए। उन्हीं में से यह याकूत की नियुक्ति करती है, या उसी ग्रुप के रूप में यह याकूत की नियुक्ति करती है। इससे पहले भी हमने देखा कि यह प्रशासकों की नियुक्ति करती हैं जो इनके पक्ष में रहे। इसके साथ साथ रजिया सुल्तान एक योग्य शासक भी होती हैं, तो वह समानता को दिखाती है। जिसमें योग्यता है उसको वह पद देती हैं। भले ही याकूत एक गुलाम है, भले ही वह एक तुर्क नहीं है, लेकिन उसके बाद भी यदि उसमें योग्यता है तो रजिया सुल्तान उसको सम्मान देती हैं। इसके साथ हम यह भी देखते हैं कि बहुत सारे अफवाहें होती हैं, बहुत सारे राजनीतिक षड्यंत्र होते हैं। क्योंकि रजिया सुल्तान एक महिला प्रशासक थी, इसलिए इनका विद्रोह बहुत ज्यादा हो रहा था। उन विद्रोहों के कारण भी जो रजिया सुल्तान और याकूत के संबंध हैं, इनको जबरदस्ती जरूरत से ज्यादा फैलाया गया। जरूरत से ज्यादा यह दिखाया गया कि इनके बीच किसी तरह का गलत संबंध है, तो यह बात ज्यादा फेमस की गई। इस बात में कितनी सच्चाई है यह हमको ठीक से पता नहीं है, लेकिन जो हम कारण ढूंढ पाते हैं कि क्यों रजिया सुल्तान याकूत के प्रति इतनी मेहरबान थी, उनके कारण हमको यह दिखते हैं। अब हम देखते हैं रजिया सुल्तान और अल्तुनिया के विवाह को। यह भी विवादित है। हम देखते हैं कि रजिया सुल्तान को दिल्ली से बेदखल कर दिया जाता है। जो दिल्ली के दरबारी हैं, सरदार हैं, वह नहीं चाहते थे कि रजिया सुल्तान प्रशासक बने और इस कारण से इनको गद्दी से हटा देते हैं। तो जिस अल्तुनिया को भटिंडा का गवर्नर बनाया था रजिया सुल्तान ने, अब रजिया सुल्तान उससे सहायता चाहती हैं। लेकिन जब एक गैर तुर्क को रजिया सुल्तान आश्रय दे देती है
या उसको महत्व देती है। किसको? याकूब को। तो जब इसको महत्व देती है तो यह बात उनके खिलाफ फैलाई जाती है कि एक गैर तुर्क के साथ इनके संबंध हैं। उसी के कारण यह जो अल्तुनिया होता है यह विद्रोह कर देता है, लेकिन उस विद्रोह के बाद भी रजिया सुल्तान उससे विवाह करती है। इस विवाह के पीछे कई राजनीतिक कारण हम देखते हैं, क्योंकि अल्तुनिया भी चाहता था कि वह दिल्ली पर अधिकार करे, रजिया सुल्तान भी चाहती थी कि उनका दिल्ली पर अधिकार हो। तो दोनों मिलकर यह चाहते थे कि दिल्ली पर अधिकार हो, इसीलिए दोनों आपस में मिल जाते हैं। अल्तुनिया रजिया सुल्तान को हराता है, लेकिन हराने के बाद भी वह विवाह कर लेता है। दरअसल यह विवाह एक राजनैतिक विवाह होता है। विवाह के बाद यह दोनों दिल्ली पर चढ़ाई करते हैं और जो रजिया का भाई है, जिसको सुल्तान बनाया जाता है अमीरों द्वारा, उस सुल्तान बहराम शाह को हराने का प्रयास करते हैं, लेकिन बहराम शाह की सेना उन्हें पराजित कर देती है और इसी कारण हम देखते हैं कि 1240 में रजिया सुल्तान की हत्या हो जाती है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।